कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे। अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट हिस्ट्री के लेक्चर जो हमने कंप्लीट करने की कोशिश की थी उसमें हमने मोमेंट देखे थे, प्रतिक्रिया भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिक्रिया। इस बात को हमने शुरू किया था और उसको हमने 3 रूपों में बांटने की कोशिश की थी। पहला, जनजातियों के द्वारा हमने पढ़ने की कोशिश की कि जनजातियों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई वो क्या कारण थे। फिर वो जो प्रतिक्रिया दी गई उसका स्वरूप कैसा था, असफलता के कारण कैसे थे, और प्रमुख प्रतिक्रिया हमने ये देखी। आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है और वर्तमान में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। किसान के द्वारा प्रतिक्रिया, जैसे वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि लगातार फसलों का खराब होना, लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की उत्पादकता का कम होना, खरपतवार का प्रभाव बढ़ने के कारण उत्पादकता पर असर नकारात्मक रूप से पड़ना, ये कहीं ना कहीं आज हमें दिखाई देता है। जो किसान असंतुष्ट होते हैं तो वो मार्च करते हैं, लंबी लंबी यात्रा करते हैं, सरकार का घेराव करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमें किसानों का स्वरूप दिखाई देता है आंदोलन करने का, ऐसा पहले भी था परंतु कारण कुछ और थे। ब्रिटिशों के समय में जो किसान आंदोलन हुए, अगर हम उन आंदोलनों के बारे में अगर हम बात करें तो वो आंदोलन के कारण कई सारे हमें दिखाई दिए। वो कारणों को हमें पढ़ना है आज के दिन। वो कारण के बाद में क्या हुआ, जो किसान आंदोलन हुए ब्रिटिश शासन के दौरान, वो सदी के हिसाब से उसका स्वरूप बदलते चले गए। आप जब 19वीं शताब्दी अर्थात 1801 से लेकर 1900 तक के जो किसान आंदोलन देखोगे तो उस समय में किसानों की मांग कुछ और आपको दिखाई देगी। आपको मैं यहाँ पर नील विद्रोह बताऊंगा, यहाँ पावना विद्रोह बताऊंगा, दक्कन के दंगे बताऊंगा, पंजाब किसान आंदोलन बताऊंगा। ये आंदोलन का स्वरूप कुछ और मैं आपको बताऊंगा। पर जैसे ही 20वीं शताब्दी आई और राष्ट्रवाद पनपने लगा तो मांगे कुछ और होने लगी, स्वरूप कुछ और होने लगा और किसान का दृष्टिकोण कुछ और होने लगा। तो उस समय में आपको चंपारण, खेड़ा, खासकर चंपारण, खेड़ा, बारदोली, तेनभागा, तेलंगाना, मोपला जैसे मैं विद्रोह आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये विद्रोह का जो स्वरूप था वो 19वीं शताब्दी के विद्रोह की तुलना में अलग रहा। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस विद्रोह ने हमें क्या दिया, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं वो चीज बताने की भी आपको कोशिश करूंगा। तो हम किसान आंदोलन हेडलाइन बनाते हैं। किसान आंदोलन किसके समय हुआ? अंग्रेजों के समय में। आज के परिप्रेक्ष्य में भी यूपीएससी का पूछने का तरीका आज के परिप्रेक्ष्य में रहेगा। अगर कोई घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से अगर इस घटना का प्राचीन काल से या मध्यकाल से या आधुनिक काल से कभी लिंक रहेगा तो वो वहां पर प्रश्न पूछने की संभावना बनाता ही बनाता है। तो आज वर्तमान की किसान कंडीशन को ध्यान में रखिए और किसान आंदोलन पूर्व के कारण क्या थे और वर्तमान के कारण क्या हो सकते हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं क्या करिए, इंटीग्रेटेड पढ़ने की कोशिश करिए, इंटरलिंक करने की कोशिश करिए। तो आपके सब्जेक्ट डायनामिक टॉपिक को भी कंप्लीट करने में आपको हमेशा मदद मिलेगी और आपके सब्जेक्ट हमेशा कंप्लीट रहेंगे। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इंटरलिंक बना पाएंगे। तो हम किसान आंदोलन के क्या कारण रहे, सबसे पहले उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजों के द्वारा शासन करने के दौरान जो सबसे पहला कार्य किया गया वो था आर्थिक नीति। उन आर्थिक नीति में आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो भूराजस्व नीति लगाई गई थी, उस भूराजस्व नीति के कारण कर की जो दर थी वो बहुत अधिक ज्यादा थी। जब कर की दर बहुत अधिक ज्यादा होने लगी तो उस समय में किसान जो पहले से ही प्रकृति से लगातार लड़ते रहता था और जैसे तैसे अपने जीवन को चलाता था, अंग्रेजों के कारण जो कर की दर 100% का कभी कभी 65%, कभी कभी 70%, कभी कभी 60% देना पड़ता था। इसके कारण किसान असंतुष्ट हुए और किसान असंतुष्ट हुए तो उनके द्वारा क्या किया गया, किसान आंदोलन। तो सबसे पहला कारण क्या रहा, ब्रिटिश के द्वारा कर की दर को अधिक रखना, पहला कारण है। दूसरा कारण अगर मैं किसानों का आंदोलन का बोलूं तो हमें विश्व पटल की कुछ घटनाएं भी दिखाई देंगी। पहली घटना,
इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति, और आपको पता है कि जब इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति थी तो स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। आर्थिक नीति में हमने पढ़ा है, आप लास्ट लेक्चर को जब आप फिर से फिर बाद में देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि इंग्लैंड में चल रही थी औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी, और कच्चे माल की आवश्यकता के लिए ब्रिटेन का जो कृषि क्षेत्र था वो पूर्ण नहीं था, वो उसके लिए आवश्यकता की वस्तु उत्पादित करने के लिए पूर्ण नहीं था। और यही कारण रहा कि उन्होंने उपनिवेश में सूती वस्त्रों के उत्पादन करने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता रहती थी उसके लिए उन्होंने उपनिवेश का चयन किया। भारत एक उपनिवेश था और भारत में उन्होंने क्या किया, कृषि में खाद्य फसल की जगह पर उनके द्वारा वाणिज्यिक फसल के उत्पादन पर बल दिया। जब वाणिज्यिक फसल के उत्पादन पर बल दिया गया तो स्वाभाविक रूप से खाद्य जो वस्तुएं थी उनकी उत्पादकता में कमी आई। जब उत्पादकता में कमी आई तो कहीं ना कहीं अकाल में क्या हुई, वृद्धि। जब अकाल में वृद्धि हुई तो किसानों की बहुत अधिक मात्रा में मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो वो असंतुष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन। तो दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण क्या हुआ, खाद्य फसल में कमी, किसान की मृत्यु, और किसान असंतुष्ट, और असंतुष्ट हुआ तो क्या किया उसने, विद्रोह किया। फिर बाद में आपको दिखाई देगा जब विश्व युद्ध चले तो उस विश्व युद्ध के दौरान भी आपको किसान आंदोलन दिखाई देंगे। जैसे चंपारण आपको विद्रोह दिखाई देगा। चंपारण विद्रोह का क्या कारण था आपको हम बताएंगे। पर विश्व युद्ध के दौरान खाद्य फसल की अधिक मात्रा में मांग होने लगी। जब खाद्य फसल की अधिक मात्रा में मांग होने लगी विश्व में, तो भारत से जो बचा कुचा खाद्य था, खाद्य वस्तुएं थी, उनका निर्यात किया जाने लगा। बहुत अधिक मात्रा में निर्यात जब किया जाने लगा तो भारत में उस वस्तु की कमी आई, और जब उस वस्तु की कमी होने लगी तो कहीं ना कहीं किसान असंतुष्ट हुए। क्यों? क्योंकि वस्तु की कमी के कारण महंगाई बढ़ने लगी। जब महंगाई बढ़ने लगी तो किसान की आय की तुलना में उस वस्तु की कीमत ज्यादा, तो किसान असंतुष्ट हुए और उन्होंने क्या किया, विद्रोह। तो मतलब तीसरा कारण अगर हम बोले तो कृषि पदार्थों का निर्यात किया जाना अधिक मात्रा में, ये कारण मोटे तौर पर हमें किसान विद्रोह के दिखाई दिए, किसान आंदोलन के दिखाई दिए। परंतु ये जो किसान आंदोलन रहे, ये किसान आंदोलन का जो स्वरूप रहा, जो नेचर रहा, वो स्वरूप नेचर वो 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में हमें अलग अलग दिखाई। यदि आप 19वीं शताब्दी के अगर विद्रोह देखेंगे तो 19वीं शताब्दी में विद्रोह हुए नील विद्रोह आपको दिखाई देगा। आपको 19वीं शताब्दी में पावना विद्रोह दिखाई देगा और प्रमुख रूप से दक्कन के दंगे दिखाई देंगे। ये जो विद्रोह हुए, ये विद्रोह अपनी सीमित मांग के लिए और सीमित क्षेत्र में ही रहे। ये 19वीं शताब्दी के विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। सीमित मांग रहती थी, वो मांग अगर पूरी हो जाती थी तो अपने आप बंद हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। ये इसकी प्रमुख विशेषता रही। और दूसरी, इस समय में किसानों का दृष्टिकोण बहुत अधिक व्यापक नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि जो शोषण करने वाले व्यक्ति है वे पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। अर्थात वो जब विद्रोह करते थे उन्हें लगता था कि भैया अधिक मात्रा में कर लेने वाला जो व्यक्ति वो जमींदार है। उसको ये पता ही नहीं था कि जमींदार जो है कर हमसे तो लेता है, परंतु वो कर का एक बड़ा हिस्सा किसे देता है, अंग्रेजों को। तो वो कभी अंग्रेजों को अपना शोषक मानते ही नहीं थे। 19वीं शताब्दी में वो जमींदार को ही मानते थे। तो उनका दूसरा दृष्टिकोण था कि जमींदार ही हमारे शोषक है। तो एक विद्रोह भी हुआ जिसको कहा गया पावना विद्रोह। इस विद्रोह में कहा गया हम तो केवल महारानी के रैयत है, हम अगर कर देंगे तो केवल महारानी को। तो मतलब आपको 19वीं शताब्दी के किसान विद्रोह का दृष्टिकोण आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा। सीमित क्षेत्र, सीमित मांगे, और जो दृष्टिकोण था
वो केवल प्रत्यक्ष व्यक्ति के प्रति ही था। पीछे जो पर्दे के पीछे रहकर जो कार्य कर रहा था उसके प्रति उनको उनमें अनभिज्ञता आपको दिखाई देगी। पर जब 20वीं शताब्दी के आपको विद्रोह दिखाई देंगे तो 20वीं शताब्दी के विद्रोह में आपको चंपारण दिखाई देगा, जिससे शुरुआत की गांधी जी ने अपने करियर की भारत में। आपको उसी के बाद में बारदोली, खेड़ा, तेनभागा, तेलंगाना ये विद्रोह दिखाई देंगे। तो ये विद्रोह सीमित नहीं थे, भले ही मांगे स्थानीय थी। चंपारण विद्रोह की मांगे आपको स्थानीय दिखाई देंगी 1917 के, परंतु उस स्थानीय मांगों के हो जाने के बावजूद जब राष्ट्रीय स्तर के नेता लोगों का इन आंदोलनों को समर्थन दिया जाने लगा तो उसके बाद में ये आंदोलन स्थानीय ना होकर राष्ट्रीय हो गया। तो मतलब इस समय में आपको 20वीं शताब्दी के विद्रोह में राष्ट्रीयता की कहीं ना कहीं बू दिखाई देंगी, आपको खुशबू दिखाई देंगी। जब खुशबू दिखाई देंगी तो किसानों का दृष्टिकोण जो 19वीं शताब्दी में सीमित था, संकुचित था, वो अब बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आपको किसानों की भागीदारी किसान विद्रोह में तो दिखाई देंगी, परंतु गांधी जी के जो आंदोलन होंगे उसमें भी दिखाई देंगी, चाहे वो चंपारण के बाद उनके द्वारा किया गया खेड़ा विद्रोह हो या उसके बाद किया गया असहयोग के बाद में सभी ने अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो। ये आपको बताता है कि 19वीं शताब्दी की तुलना में 20वीं शताब्दी के किसानों का जो दृष्टिकोण था वो बहुत अधिक व्यापक था, वो राष्ट्रीय होते चल रहा था, जिसको बनाने में कई सारे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से एक गांधी भी थे। तो ये हमने दो चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश की, कारण और दूसरा था स्वरूप। 19वीं शताब्दी का संकुचित स्वरूप था, 20वीं शताब्दी का राष्ट्रीय स्वरूप होते चला गया। कोई दिक्कत है? यहां तक कि अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो हम अब प्रमुख कुछ विद्रोह को लेकर चलते हैं। प्रमुख अगर हम कुछ विद्रोह को लेकर चले तो हम आपको बता दें कि हम 8 से 9 विद्रोह को पढ़ने की कोशिश करेंगे लेक्चर में। आज का लेक्चर जो हो उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर आगे जो लेक्चर होंगे हम उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप विद्रोह के एक तरफ से नाम लिखते चलिएगा। तो पहला विद्रोह हम पढ़ेंगे नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। ये नील विद्रोह 1857 के बाद किया गया, 1859 के करीब करीब। इस विद्रोह का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से नाम से समझ में आ रहा है कि नील विद्रोह। नील की खेती करने के लिए किसानों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया। और आपको मैं ये बता दूं कि नील की जो खेती होती थी वो एक बागवानी किस्म की खेती होती है, और एक बागवानी किस्म की खेती में अन्य खेती की तुलना में लाभ की संभावना, लाभ की गुंजाइश ज्यादा होती है। और ये जब ज्यादा होती है तो स्वाभाविक रूप से आपको सभी को पता है ब्रिटिश बनिया थे, और बनिया व्यक्ति हमेशा जहां लाभ होता है वहां सबसे पहले मुंह मारता है। तो स्वाभाविक रूप से आपको यहाँ दिखाई देगा कि नील की खेती जहां पर ज्यादा हो रही है तो वहां कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का हस्तक्षेप होगा ही होगा। तो क्या होता था कि नील की खेती करने के लिए किसानों के साथ पहले ही अनुबंध कर लिया जाता था और कहा जाता था कि आप नील की खेती करोगे तो इतनी भूमि पर करोगे और उसका अग्रिम वेतन आपको दे दिया जाएगा। ये अग्रिम वेतन बहुत ही कम होता था, जो रियल वैल्यू रहती थी नील की खेती की उससे कम होता था, तो जिसके कारण किसानों का लगातार शोषण होता था। किसानों का जब शोषण होने लगा तो वो संस्थागत रूप से इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। मतलब उन्होंने विद्रोह नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले न्यायालय के पास गए और गुहार लगाने की कोशिश की। जब गुहार लगाने की कोशिश की तो आपको यहाँ पर कई सारे नेताओं दिखाई देंगे, मजनू शाह जैसे कई सारे व्यक्ति दिखाई देंगे, जिनके द्वारा इस गुहार को बहुत अच्छे से लेकर गए। और उसके बाद में उस समय के प्रमुख अधिकारी की बातों से प्रोत्साहित होकर संगठित रूप में बिना किसी हिंसा की कार्रवाई के उनके द्वारा विद्रोह को व्यापक बनाया गया। और व्यापकता इतनी ज्यादा थी कि उसके क्षेत्र को माना जाता था कि 1857 के विद्रोह की तुलना में यह विद्रोह बहुत अधिक संगठित और बहुत अधिक व्यापक था। इसलिए केनिन ने कहा कि भैया मैं इस विद्रोह में उतना ही डरा और सहमा था जितना 1857 के विद्रोह में था। ये नील विद्रोह की एक खास विशेषता है। तो आपको नील विद्रोह थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस नील विद्रोह के बाद में आपको एक और विद्रोह दिखाई देगा
जिस विद्रोह का नाम था पाबना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पाबना विद्रोह। ये 1873 में हुआ, परंतु इसकी जो पृष्ठभूमि बनी वो 1859 के एक अधिनियम के तहत बनी, कानून के तहत बनी। आप सभी को पता है जो जमींदार रहते हैं उनके पास जमीनें बहुत सारी रहती हैं, और जब वो जमीनें बहुत सारी रहती तो हर जमीन पर वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो वो प्रत्यक्ष रूप से ना कार्य करके वो बटाई से जमीन को दे देता है, और किसान जो रहता है वहां पर खेती करता है। खेती करने के बाद में एक हिस्सा अपने पास रखता है और एक हिस्सा जमींदार को देता है। पाबना जगह है बिहार के पास का एरिया। यहाँ पर 1959 के करीब करीब एक कानून पारित किया गया कि भैया जो जमींदार रहते हैं वो कभी भी मनचाहे रूप से किसी भी किसान को वो अपनी खेती करने के लिए मौका देते हैं और कभी भी हटा देते हैं, जिसके कारण किसानों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इस मनचाही प्रवृत्ति को रोकने के लिए 1859 के करीब करीब अधिनियम पारित किया गया। उसमें कहा गया कि अगर कोई किसान किसी जमींदार की खेती पर लगातार 12 वर्षों तक के शासन कार्य करता है, लगातार खेती करता है, तो उसके बाद में वो जमींदार उस किसान को उसकी जमीन से हटा नहीं सकता। बहुत अच्छा कानून था, पर इस कानून का दुरुपयोग जमींदारों के द्वारा आगे किया जाने लगा। जैसे ही 12 वर्ष होने वाले रहते थे, उसको 11 वर्ष में ही हटा देते थे किसान को। किसान को लगने लगा कि भैया ये कानून ही कहीं ना कहीं हमारी आजीविका को तोड़ रहा है, तो उनके द्वारा विद्रोह किया गया। और विद्रोह करने के दौरान उनके द्वारा एक शब्द बोला गया, तो हम तो केवल महारानी के रैयत थे, जमींदार के नहीं। कर देंगे तो किसे देंगे? केवल महारानी को, मतलब क्राउन को, मतलब ब्रिटिश सरकार को। और ये कहते हुए विद्रोह की शुरुआत हुई 1873। लास्ट में इस विद्रोह को समाप्त किया गया। संस्थागत रूप से लोग चले और आगे चलकर जो किसान इस विद्रोह में शामिल थे उनको उनका मुआवजा, उनको उनका हक दिया गया। ये बात हुई हमें पाबना विद्रोह में दिखाई। परंतु इसके बाद एक प्रमुख विद्रोह जो हुआ भारत में, परंतु उसका कारण भारत के अंदर नहीं था, उसका कारण दूसरे देश में था, विदेश में था। विश्व की घटना जो घटी उसमें था, परंतु प्रभाव हमारे यहां दिखाई। क्या हुआ? इंग्लैंड में औद्योगिक चल रहे थे, और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो उद्योगों के लिए सूती वस्त्र की भी बहुत अधिक आवश्यकता, सूती वस्त्रों के लिए हमेशा लगातार हमें कई सारे वस्तुओं की आवश्यकता दिखी, जिसमें कपास एक महत्वपूर्ण था। तो जो इंग्लैंड था, मैं अगर इसके लिए डायग्राम बना दूं तो इंग्लैंड यहां पर था, उत्तरी अमेरिका यहां पर, भारत यहां पर था। तो इंग्लैंड के पास में जो इंग्लैंड में उद्योग चलते थे, उन उद्योगों के लिए नियरेस्ट जो क्षेत्र था वो था उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका का अगर मैं कुछ क्षेत्र आपको बताऊं, अगर आपने मेरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग के अगर पोर्शन को कंप्लीट कराऊंगा, तो दूसरा से तीसरा लेक्चर है, उसमें आपको मैंने मिसिसिपी मिसूरी नदी बताई। ये मिसिसिपी मिसूरी नदी का क्षेत्र एक दोआब का क्षेत्र है, और दोआब के क्षेत्र में आपको वहां पर जो मिट्टी की नेचर दिखाई देगा, वो मिट्टी के नेचर के कारण गन्ना और कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और गन्ने और कपास की खेती बहुत अच्छी होने के कारण यहां से अमेरिका से लगातार इंग्लैंड की ओर हमेशा सूती वस्त्र उद्योगों के लिए कपास का निर्यात किया जाता था। परंतु अब्राहम लिंकन का 1861 के करीब करीब राष्ट्रपति बनना, अमेरिका का, कहा किसका? अमेरिका का। और राष्ट्रपति बनने के साथ में ही अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा करना, दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा करना, और घोषणा करने के साथ ही अमेरिका में शुरू हो गया गृह युद्ध। और जब अमेरिका में गृह युद्ध चले गया तो स्वाभाविक रूप से इस गृह युद्ध के कारण अमेरिका में उत्पादित होने वाली वस्तु जो थी उसकी उत्पादकता में कमी आई, और उत्पादकता में कमी आने के कारण निर्यात में भी कमी आई। और निर्यात में जब कमी आई तो ब्रिटेन में चल रहे उद्योग कहीं ना कहीं संकट में आए, और इस संकट से निजात पाने के लिए उनके द्वारा अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए 1861 के करीब करीब भारत के क्षेत्र में उनके द्वारा कृषि के उत्पादन में किस
कपास के उत्पादन पर ज्यादा बल दिया गया। जब कपास के उत्पादन पर ज्यादा बल दिया गया तो ये भारत का क्षेत्र है, भारत में महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आपको गंगा कलकत्ता के क्षेत्र में, यहाँ पर कपास के उत्पादन पर बहुत अधिक बल दिया गया। इतना बल दिया गया तो ये क्षेत्र आज भी कपास के लिए फेमस है। महाराष्ट्र अगर जाएंगे तो कपास उत्पादन के लिए फेमस, यदि आप बंगाल के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको वहां पर कपास का उत्पादन दिखाई देगा। और इसके कारण अमेरिका में चल रहे गृह युद्ध का फायदा भारतीयों को मिला और इसका फायदा अंग्रेज भी उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कपास का उत्पादन करके जो किसान अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे तो उनके ऊपर कर की मात्रा में भी बढ़ोतरी कर दी। पर ये जो गृह युद्ध था वो गृह युद्ध 1865 के करीब करीब समाप्त हुआ और 1865 में जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में जो व्यापारिक संबंध थे वो व्यापारिक संबंध फिर से जो पहले से अमेरिका के साथ चलते आ रहे थे वो चलने लगे। जब चलने लगे तो उसके कारण अमेरिका में बनने वाली, अमेरिका में उत्पादित होने वाली कृषि वस्तु का निर्यात सुचारू रूप से जब ब्रिटेन में होने लगा तो भारत में उत्पादित होने वाली कृषि वस्तु की डिमांड में क्या आई? कमी। जब डिमांड में कमी आई परंतु जो कर की बढ़ोतरी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा उसमें जब कमी नहीं होने लगी तो किसान इसका विरोध करने लगे, क्योंकि किसानों के द्वारा कृषि के क्षेत्र में कपास के उत्पादन करने के लिए आप सभी को पता है जहां पर कृषि का वाणिज्यीकरण होता है वहां पर आपको हमेशा नए बीज खरीदने पड़ते। जब नए बीज खरीदने पड़ते तो नए बीजों को खरीदने के लिए रकम देनी पड़ती और ये रकम वो ले नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते थे, जमींदारों से पैसा उधार लेते थे। जब उधार लेते थे तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता था, पर जब ब्याज तब चुका सकते थे जब ब्रिटेन के साथ लगातार व्यापार होते रहे, पर व्यापार कैसा हो गया? बाधित हो गया। जब बाधित हो गया तो भैया बेचारे किसानों को अपनी भूमि को बेचना पड़ा। जब बेचना पड़ा तो वो असंतुष्ट हुए और असंतुष्ट हुए तो उन्होंने क्या किया? विद्रोह। और विद्रोह कहाँ पर हुए? भारत के दक्कन के क्षेत्र में, इसलिए कहा कि दक्कन के दंगे। ये 1875 के करीब करीब चले। कब चले? 1875 के करीब करीब। तो प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया कि ऐसा कौन सा दंगा था जो विश्व में घटने वाली किस घटना के कारण भारत में हुआ? तो प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यही आज का प्रश्न। तो हमने 3 विद्रोह देखे हैं, 3 विद्रोह को हमने समझने की कोशिश करिए। कल के लेक्चर में हम पूरे विद्रोह को कंप्लीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद में लगातार इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जरूर इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को कभी मिस मत करिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो आप जरूर उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।